अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को पहले जय माता दी, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 11th का पहला वीडियो जो मैंने इंग्लिश का किया था उसका उसकी बहुत बड़ी सफलता के लिए उन सभी को धन्यवाद। और जिन्होंने भी मुझ पर भरोसा दिखाया उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी कोशिश होगी कि यह वीडियो और भी आपका इन्फॉर्मेटिव हो। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम का जिनके पास भी सपोर्ट मटेरियल नहीं है, चाहे वो पब्लिक स्कूल के बच्चे हों या गवर्नमेंट स्कूल के, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जो भी सपोर्ट मटेरियल है इसको मैं A to Z कराने वाला हूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके वीडियो एग्जाम के लिए होने वाला है। तो आप इस पर ध्यान रखें कि जो भी ये टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा, इसमें मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि मैं मार्किंग स्कीम से लेकर हर चीज़ आपको बताऊं। सबसे पहले मैं सिलेबस से शुरुआत करता हूं कि इसमें हमारा मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में बातें रखूंगा ताकि आपको कोई भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। और जहाँ तक उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने इंग्लिश का वीडियो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव करने की कोशिश की थी, इकोनॉमिक्स का वीडियो उससे भी बेटर आपका होने वाला है। अब बस आप अंतिम तक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ध्यान से देखेंगे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क्स कितने कितने नंबर के हैं। हर टॉपिक वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट ए हमारा स्टैटिस्टिक्स है। इसमें जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3 जो हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा खासकर टाइम सीरीज तक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें हमारा जो यूनिट 4, यूनिट 5 ये, और एक यूनिट 6 में जो है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि जिसको हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, है ना। और शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट वाला एवरेज प्रोडक्ट का, जिसको हम परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं, तो वहाँ तक है। तो इसमें मैं अभी आपके सामने एक बार आप चैप्टर देख ही चुके हैं कि ये 3 चैप्टर शुरुआत के आने हैं। और इसमें भी सेकेंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके पास 3 चैप्टर हैं। मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको A to Z जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये टीम लीडर्स का, जो टीम के मेंबर्स का जिन्होंने इतना अच्छा नोट्स सपोर्ट मटेरियल तैयार किया है, चाहे वो संगीता माथुर जी हो, साकेत कुमार जी हो, हरिओम जी, सबीर हुसैन जी, हर्ष बत्रा जी और सिराजुद्दीन जी, है ना। ये सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस मटेरियल को तैयार किया है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं क्योंकि प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं कि जो उनकी मेहनत है वो आप सभी बच्चों तक पहुँच पाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है इकोनॉमिक्स में, अगर मैं बात करूं तो मार्क्स की फर्स्ट टर्म में आपके पास ये जो है इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड ये वाला तक ही आना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तक है ना। यानी कि आपका स्टैटिस्टिकल जो टूल्स है एंड इंटरप्रिटेशन है सांख्यिकीय, जो जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, माध्य वगैरह का है, वो वाला टॉपिक जो कि 25 मार्क्स का है, ये आपका नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म में जो देखा जाए तो ये जो 2 टॉपिक हैं आपके पास, वो चैप्टर 3 तक है जो कि मैंने बताया था अभी, उसमें से आना है। और सेकंड जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसमें भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक है ना। यानी कि जो देखा जाए तो ये 6 मार्क्स का ही केवल रह जाता है लास्ट सेकंड टर्म के लिए एक्स्ट्रा, बाकी तो ये सब कवर हो ही रहा है। और इसमें देखा जाए तो 25 मार्क्स का जो रह रहा है वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि रहता है, लेकिन सबसे इजी इजी 3 टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा आपके पास स्कोरिंग होने वाला है, जो कि आपको नंबर देगा। सपोर्ट मटेरियल की शुरुआत बहुत अच्छे माइंड मैप से हुई है। और मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े, आप क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को मैंने कोशिश की है, तो आप वहाँ पे उसको क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें, आप पॉज करके या तो नोट डाउन कर लें। जैसे कि शुरुआत में ही जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम की बात करें, तो सांख्यिकी की जो बात हुई है, इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र क्या है, सांख्यिकी क्या है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, दोनों में इन्होंने डेफिनेशन, और यानी कि हम डिटेल में भी करेंगे। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखा जाए तो बहुत हद तक इन चीज़ों में कवर करने की कोशिश की गई है कि
स्कार्सिटी यानी कि जो दुर्लभता है आर्थिक समस्या को कैसे उत्पन्न करती है और कैसे क्या करें कैसे करें, बहुत सारी चीज़ों को अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को करने के लिए बार बार मुझे ये किताब को रोल करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कॉपी पेन को लेकर रखें और जहाँ पे भी ज़रूरत हो पॉज करें और लिखते रहें। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत होती है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। यानी कि देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities and services। है ना, ये जो आप देख रहे हैं वो लिखेगा, एक्चुअली वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अर्थशास्त्र क्या है, दुर्लभता जो दुर्लभ साधन है उससे आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कैसे वस्तुओं और सेवाओं में उनका वितरण किया जाए, यही चीज़ अर्थशास्त्र हमें सिखाता है ना। यानी कि इसी का अध्ययन करता है। अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र का डेफिनेशन प्रोफेसर मार्शल ने शायद दिया है कि धन का विज्ञान है ना। लेकिन धन से कहीं ज़्यादा कि धन केवल होना ही सफिशिएंट नहीं है ना। अगर मान लेते हैं कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिन पे धन की तो कमी हो लेकिन वहाँ खुशहाली हो, है ना। तो यानी कि हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि सरकार वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज को दे रही है, निःशुल्क सुविधाएं दे रही है, तो वहाँ पे पैसा कम होने पे भी गुजारा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए जो है, यह जो दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों समूहों के बीच में उपभोग के कैसे करें, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के नोट्स आपके सामने है, जहां आपको ज़रूरत हो आप देखें। ये पहला क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मैं आगे और भी आऊँगा कि जैसे इकोनॉमिक, पहले एक चीज़ और बता दूं कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, ये तीन चार चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कंज्यूमर कौन होते हैं, है ना। जो हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं सेवाओं को जो खरीदते हैं, कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर कौन है, जो उनको बनाते हैं, है ना, हु प्रोड्यूसेस, उसको हम उत्पादक कहते हैं। और सेलर कौन है, जो उनको बेचता है। अब देखिए सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो शिक्षक है चाहे वो डॉक्टर है। अब जो इनके बाद जो सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में हो सकता है वो ये है कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस। आप एक चीज़ समझिए, जब भी आपको अंतर लिखने को हो तो आप इसको ऐसे दो हिस्सों में ऐसे करके लिखिए। एक तरफ आप इकोनॉमिक लिखिए, एक तरफ नॉन इकोनॉमिक। खासकर इकोनॉमिक्स में डिफरेंस ज़रूर आते हैं, तो हमेशा आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। ज़्यादा लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, और वो भी बिल्कुल जैसे कि एक क्लियर और समझ में आए। लाइन छोड़कर लिखिए, साफ साफ लिखिए, और एग्जाम्पल जरूर दीजिए। एग्जाम्पल और खासकर ग्राफ, ये वर्ड लिमिट से बाहर होते हैं, तो इसलिए आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। तो अब समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इसको हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, और नॉन इकोनॉमिक जिसको हम गैर आर्थिक कहते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों को शॉर्टकट में हम समझे तो जिनका संबंध धन कमाने से है, दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है। और वैसे भी एक चीज़ कहूँ कि हो सकता है आपको नोट्स में या कहीं और पे जो भी आपको इजी आंसर मिले, जो आपको अच्छी तरह आता है वो आप करें, है ना। वर्ड्स मायने रखते हैं इकोनॉमिक्स में, कि आपके वर्ड का मीनिंग जो है वही होना चाहिए जो डेफिनेशन होता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज रिलेटेड विद इनकम, है ना, इनकम जनरेशन जो भी है। तो ऐसे में आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वही अपने पति की सेवा कर रही है तो उसके बदले में उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी कि इसमें विच डू नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में जिससे इनकम को जो है फ्लो नहीं हो रहा। अब इस पर एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ना। वो आपको हो सकता है आगे मिले या नहीं मिले, मुझे नहीं पता, है ना। मैं तो अभी देख कर बताए जा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसको हम क्यों नहीं, गृहिणी की सेवा है ना, हाउस वाइफ्स की, उनको हम क्यों नहीं शामिल करते हैं नेशनल इनकम को जब हम निकालते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है,
आप सीधा कह सकते हैं कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई कहे मेरी जो गृहिणी है वो तो करोड़ों वाली सेवा देती है, तो दूसरा कहे मेरे तो 2 कौड़ी की नहीं है। तो ये चीज़ें संभव नहीं है इसको आँकना। पैसे में हम इसको आँक ही नहीं सकते। तो इसलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि गृहिणी की सेवा को क्यों नहीं शामिल करते, है ना? या जो भी फ्री की सर्विसेज है, माँ की जो सेवा है, इसको आप पैसों में नहीं आँक सकते। तो ये सब एग्जाम्पल बाद में होता है कि ऐसे क्वेश्चन को कई बार पुट किए जाते हैं। तो आपको समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका संबंध धन कमाने से है और नॉन इकोनॉमिक जिसका नहीं है। फिर एग्जाम्पल, है ना? तो पहला डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, ताकि अगर क्वेश्चन डेफिनेशन आए तो आप डेफिनेशन को भी बता सके। अब इसके बाद इसी के नीचे जस्ट एक क्वेश्चन है, स्कार्सिटी क्या है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? आप दोनों तीनों को समझिए कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ स्कार्स हो जाना, दुर्लभ हो जाना। तो जिसका मतलब सप्लाई जो है, अगर डिमांड से कम है, मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो, मतलब ज़्यादा हो, तो हम उसके पैसे क्यों पे करेंगे? पैसे क्यों पे करते हैं? हम पैसे इसलिए पे करते हैं कि उनकी जो है मांग ज़्यादा है, चाहने वाले कई हैं और सामान कम है, तो इसलिए हम पे करते हैं। तो इसी को स्कार्सिटी कहते हैं। यानी कि हम देखें तो वस्तु या सेवा या संसाधन की पूर्ति मांग की तुलना में कम है, और जिसकी मांग जितनी ज़्यादा होगी और पूर्ति जितनी कम होगी, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। जैसे सोना है ना? क्योंकि अगर इतने ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते तो उसकी कीमत इतनी नहीं होती। तो इसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। आप एग्जाम्पल दीजिए, कोई बात को कह के डेफिनेशन पहले बिल्कुल लिखिए टू द पॉइंट, फिर उसको आप एग्जाम्पल से समझाइए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है आपको एग्जाम में भी मिले, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं। तो ये शॉर्टकट में बताऊं, इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना? इसे हम चुनाव की समस्या कहते हैं, है ना? और ये क्यों उत्पन्न होती है? अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारी मानवीय इच्छाएं असीमित है। एक इच्छा खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेस, साधन कम है ना? अगर हमारी इच्छा के अनुरूप हमारे पास साधन भी होते तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। चुनाव क्यों करना पड़ रहा है? हमें इसलिए चुनना पड़ रहा है, जैसे हम हॉस्पिटल में या एक होटल में चले गए और हम चाहते हैं कि बर्गर भी मिले, डोसा भी मिले, कुछ स्वीट डिश भी हो और कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए, पैसे हमारे पास कम है, तो हमें उसमें चुनाव करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। अब इसके बाद तीसरा है, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्सेस में है अल्टरनेटिव यूजेज। ये भी बहुत समझने की चीज़ है। अक्सर इस पॉइंट पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो वैकल्पिक प्रयोग क्या है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में बिजली की स्कार्सिटी हो जाए, और हम ऐसे में क्या करेंगे? हम ये सोचने लग जाएंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में हम इलेक्ट्रिसिटी दें कि हम रेसिडेंशियल एरिया में दें। तो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेज हैं। इसी को हम अल्टरनेटिव यूजेज कहते हैं। अगर दूध महंगे हो जाए तो हो सकता है कि आप सोचे कि दही खाऊं, कि पनीर खाऊं, कि चाय पी लूं। तो ये जो है, जिसके कई तरीके से प्रयोग करना पड़ रहा है, तो हमें जिसका प्रयोग ज़्यादा है, अल्टरनेटिव यूजेज है, तो हमें वहाँ चुनाव करना पड़ता है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए वहाँ पे जहाँ चुनाव की समस्या आई, उसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि आर्थिक समस्या कहते हैं, है ना? तो इस चीज़ को आप समझिए। जब यही क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आपको ये 3 पॉइंट के साथ 2-2 लाइनें इसको एक्सप्लेन भी करना होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, है ना? डिफाइन करें, और इसके लिमिटेशंस अक्सर पेपर में आते हैं और इस बार आपके एग्जाम में जरूर और जरूर मिलेगा। मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइन इन 2 मेन सेंस है। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है कि एक तो सिंगुलर सेंस है, एक प्लूरल सेंस है। बड़ा इसमें एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि जो सिंगुलर सेंस है, जिसको हम एक वचन के रूप में कहते हैं, तो एक वचन का डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, और बहुवचन में जो छोटा होना चाहिए, तो वो बहुवचन में जो बड़ा होना चाहिए वो छोटा है। यानी कि देखा जाए, बहुवचन के रूप में अगर हम यूं कहें कि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी है, बहुवचन के रूप में मैं कह सकता हूँ। डेफिनेशन के वर्ड्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बोलूँगा एक्यूरेट ही बोलूँगा। उसमें भी आप ध्यान रखें, जो आपको ईजी लगे आप उसको कर लीजिए। यानी कि इन प्लूरल सेंस हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूमरल्स। लेकिन हम सिंगुलर सेंस में जब हम कहें, तो ये क्या है? कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटेशन है ना? एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है। यानी कि आंकड़ों को कलेक्ट करना, संग्रहण,
वर्गीकरण, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको प्रदर्शन करना, तुलना करना, व्याख्या करना, है ना, इनका पूरा अध्ययन करता है। जैसे अगर मुझे देश में महंगाई को स्टडी करना होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले डाटा इकट्ठा करूँगा, इसको हम क्या करेंगे, कलेक्शन कहेंगे। फिर उसके बाद मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स कैसे हैं, जो पेट्रोलियम कैसे हैं, हम उसके पहले डेटा तैयार करेंगे, किन किन चीज़ों को हमें कहाँ कहाँ रखना चाहिए, किससे हमें पता चलेगा किसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, फिर उसको प्रेजेंट करूँगा। प्रेजेंट करने के बाद मैं एनालिसिस करूँगा उस पर, मतलब जो देखूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, एक्सप्लेन करूँगा, कंपेयर करूँगा, मतलब अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके मैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में कुछ नियम बनाऊँगा, है ना। तो ये सांख्यिकी जो है सिंगुलर फॉर्म में ये सभी चीज़ों को स्टडी करके हमें बताता है ना। अब ये जो है इसको याद रखिए कि इसका फंक्शन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फंक्शन में क्या है कि बहुत शॉर्टकट में और बहुत ही नट सेल में बहुत अच्छे ये नोट्स है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ही मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक ये चीज़ें पहुंची नहीं है ना, और खासकर पब्लिक स्कूलों के बच्चों पे तो होते ही नहीं है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझिए कि फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें अब हम, तो ये क्या है, सिंप्लीफाई करता है कम्प्लेक्स फैक्ट्स को, यानी कि जटिल तथ्यों को सरल करता है। दो तीन चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि जैसे कि अगर मैं मान करूं तो पॉलिसी फॉर्मेशन में, है ना, नीति निर्माण में सहायक करता है। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, अगर मुझे कोई पूर्वानुमान लगाना है, पहले ही कोई भविष्यवाणी करनी है, बताना है कि ऐसे अगर हम चलें तो 2025 तक हमारे देश का जो है जो पॉपुलेशन है इतना हो जाएगा, महंगाई इतनी हो जाएगी, एफडीआई ये हो जाएगा, एफआईआई ये हो जाएगा। तो ये सब मैं फोरकास्टिंग कैसे कर सकता हूँ, डाटा के आधार पे कर सकता हूँ। तो ये हमें सांख्यिकी बताता है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि मैं देखिए अभी तक मैंने इस नोट्स को खुद ही जो एक्सप्लेन करने से पहले नहीं किया है, एक दो बार मैंने बस पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी मैं क्योंकि समय के अभाव में वैसे बता रहा हूँ, तो इसलिए एक क्वेश्चन शायद आगे मिल सकता है कि जो सांख्यिकी है उसका वित्त मंत्री के लिए क्या महत्व है। तो जैसे मान लेते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए क्या महत्व है। आजकल कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं। तो आप वित्त मंत्री हैं तो आप ऐसे में क्या करेंगे, महंगाई बढ़ रही है तो क्या करेंगे, है ना, सांख्यिकी आपकी कैसे मदद करेगा। तो सांख्यिकी आपकी कैसे मदद करेगा, सपोज करिए कि यदि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आप देखेंगे कि किस चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, किस पे कम लगाना चाहिए। वो डाटा कहाँ से आएगा, सांख्यिकी से आएगा। आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, किसकी सप्लाई ज़्यादा है, किसकी सप्लाई जो हमारे विदेशों से आ रही है, किसकी हमारे देश में प्रोडक्शन है, हमें कौन से अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है कि इन बाहर की इंडस्ट्रीज़ को देना है। हमें वो सब चीज़ें जो बाहर मार्केट में दिखाई दे रही होती है, हमारे अंदर उस चीज़ का जो रूट है वो हमारी पॉलिसी पे होता है ना। अगर हम चाहें कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ी कम हो जाए ताकि रिटेलर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो, तो हमारी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो वित्त मंत्री ये डिसाइड कहाँ से करेगा, वो सांख्यिकी के माध्यम से करेगा कि जो रिटेलर्स हैं जो कि लोकल हैं वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, अब वहाँ पे जो दूसरी ऑनलाइन मार्केटिंग वाले हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो सरकार हर चीज़ों में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देखती है फिर। तो वित्त मंत्री के लिए महत्व है कि वो कहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगाए, कहाँ कम लगाए, किसको सब्सिडी दे, किसको नहीं दे। आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मुझे दिखे उसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ों को भी बताता रहूँ। ये वीडियो आपको मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही फ्रूटफुल हो। बाकी आप एग्ज़ाम के बाद देख पाएंगे हो, लेकिन नॉलेज के लिए मैं 101% कोशिश करूँगा कि आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इसमें क्रिएट हो इकोनॉमिक्स में। एक चीज़ और बता दूँ साथ ही साथ कि व्यवसायी के लिए यानी कि बिजनेसमैन के लिए सांख्यिकी का क्या महत्व है। जैसे देखिए, सपोज करिए एक बिजनेसमैन अपने वस्तु को बाजार में बेचता है, तो कैसे बेचेगा। जिन चीज़ों की उसकी इलास्टिसिटी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, यानी कि लोच, जो मांग की लोच कहते हैं, अगर वो बेलोचदार है यानी कि इन इलास्टिक वस्तु है तो उसकी ज़्यादा कीमत रखेगा। वो जो वस्तु इलास्टिक है यानी कि लोचदार है, जिसकी थोड़ी सी भी कीमत कम करता है तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए उसकी कीमत
क्या करेगा, थोड़ी कीमत घटा के ज़्यादा डिमांड बढ़ाएगा, फिर करेगा। तो वित्त मंत्री अपने लाभ क्या नाम है, व्यवसायी अपने लाभ के लिए ऐसा करता है। तो हर किसी के लिए सांख्यिकी का बहुत बहुत महत्व है। आम आदमी के लिए भी महत्व है और नेताओं के लिए भी महत्व है कि वो सांख्यिकी का प्रयोग अपने हित में जैसे भी चाहे वो कर सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि सांख्यिकी जो है, देखो पहले महंगाई इतनी थी, आज इतनी है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है तो सरकार फेल हो गई। तो दूसरा ये कह सकता है कि देखो पहले हम कम महंगाई में भी नहीं खाना खा पा रहे थे, भूखे रह रहे थे, हमारे देश में इतनी गरीबी थी, आज देखिए लोगों का कंजम्पशन बढ़ा है ना। जैसे अभी ईपीएफ के डाटा को लेकर बात आती है, कितने ईपीएफ के खाते खुले हैं तो देखो कितनी एम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो दूसरे कहते हैं कि देखो बेरोजगारों की संख्या इतने करोड़ से बढ़ के इतने करोड़ हो गई है, इसकी संख्या इतने परसेंट है। तो वही चीज़ है कि हर किसी के लिए, राजनीतिज्ञ के लिए अलग इसका में इम्पोर्टेंस है, बिजनेसमैन के लिए इसका अलग इम्पोर्टेंस है ना, और जो वित्त मंत्री के लिए इसका अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा भी कि जो इसका महत्व हो गया, इम्पोर्टेंस, ये दोनों ही आपके सामने है ना। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। इसके बाद जो इसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा मिलेगा कल, है ना। मतलब अभी 2 दिन से पहले ही, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ गई हैं तो मेरे को टाइम मिला है, तो मैंने 1-2 दिन पहले ही सोचा। और पिछली बार 11th के बच्चों ने जितना प्यार दिया है मेरे वीडियोस को, मेरा हौसला भी बढ़ा और उन्होंने बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी की है। हालांकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उतना मैं नहीं कर पाता हूँ, केवल इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स पे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। यही मैंने 12th के वीडियोस भी दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और 11th के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी लोगों ने सराहना की है, अच्छी फैकल्टी का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करिए कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सांख्यिकी से बहुत सारे फायदे हैं, वित्त मंत्री को फायदा हो रहा है, राजनीतिज्ञ को हो रहा है, आम आदमी को भी हो रहा है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होंगी, है ना। इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि सबके लिए इसका बेनिफिट ही होगा। यानी कि इसका ये भी हो सकता है कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही इसके इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि ये क्वांटिफाइड फैक्ट्स का ही अध्ययन करता है ना। मतलब क्वालिटेटिव टर्म का अध्ययन नहीं करता है, केवल ये क्वांटिटेटिव टर्म का अध्ययन करता है। यहाँ पे इन्होंने गुणात्मक घटनाओं का लिख दिया है, अध्ययन नहीं करता, और यहाँ लिख दिया है स्टडीज ओनली ये डील्स विद। तो दोनों ही एक बात को समझ जाइए कि क्वांटिटी जो है, नंबर, न्यूमरल फैक्ट्स क्या होते हैं, जो संख्याओं में है, तो केवल संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं कर रहा है सांख्यिकी। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं किसके अंदर कितनी मक्कारी है, कितनी ईमानदारी है, उसको मैं अंकों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो सांख्यिकी इसका अध्ययन नहीं कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स इसको स्टडी नहीं करके बताता है। लेकिन हाँ, अगर मैं मार्क्स एवरेज में निकाल पाता हूँ, अंकों में मैं वेट का देख पाता हूँ कि क्लास की क्या पोजीशन है, मैं टर्म वाइज बता पाता हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स इसका स्टडी करता है। अब दूसरी बात कि ये नॉट विद इंडिविजुअल फैक्ट्स, केवल एक का अध्ययन नहीं करेगा, ये तो कहा ना समूह का अध्ययन करता है ना। तो इसीलिए ये जो है इसका संबंध एक से नहीं है, समूह से होता है। तो ये समूह का अध्ययन करता है, ना कि एक का करता है, अग्रीगेट का अध्ययन करता है। इसको आप यूँ कहिए, अग्रीगेट का अध्ययन करता है, ना कि इंडिविजुअल का करता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू ऑन एवरेज, इसका रिजल्ट केवल औसत रूप में सत्य होता है। यही मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और कैसे आते हैं। जैसे देखिए, ये सभी जो फैक्ट्स है कैन बी मिसयूज्ड, इसका दुरुपयोग हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप एक बार समझिए। इसी पे क्वेश्चन आता है कि सांख्यिकी इंद्रधनुष, झूठ का इंद्रधनुष है, तंतु है, सांख्यिकी से गलत और सही से गलत को सिद्ध किया जा सकता है। एक और कोट है कि स्टैटिस्टिक्स जो है, लाई जो है 3 टाइप्स के होते हैं, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, है ना। झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको आगे मिले भी। मैं पहली बार अब ये चीज़ बोलूँ अच्छा नहीं लगता है कि मैंने कोशिश की है कि आपके सामने बस बेस्ट जो भी मुझसे पार लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक लाने की। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सांख्यिकी एक झूठ है, एक सफ़ेद झूठ है और एक सांख्यिकी है। इसका मतलब सांख्यिकी सफ़ेद झूठ है, झूठ का तंतु है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन लाई, वाइट लाई एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इससे मतलब क्या हुआ कि आपको लिखना क्या है आंसर। आप ये लिखेंगे कि सांख्यिकी से
सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध किया जा सकता है ना। सांख्यिकी पे इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि केवल ये विद्वान लोग जो हैं, जो इसको बहुत ही अच्छे हैं, कुशल व्यक्ति हैं, वो इसको समझ सकते हैं। और जो व्यक्ति चाहे तो अपने फायदे के लिए इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको अपने फायदे में कैसे भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि कहा कि देखो आज सिलेंडर की कीमत 400 से 1200 रुपये हो गई, तो सरकार बिल्कुल फेल है क्योंकि सिलेंडर की कीमत जो है 3 गुना हो जाना बहुत ही ज़्यादा जो लोगों पे दबाव आया है और सरकार इसमें बिल्कुल फेल हो गई, वो सिलेंडर की कीमत कम नहीं कर पाई। तो वहीं पे सरकार ने कहा कि देखो एक समय था जब हम 400 पे भी माथा पीट रहे थे और हमारे पास वो भी पैसे नहीं होते थे हम खर्च कर पाए। आज हम 1200 में भी बहुत आसानी से खरीद रहे हैं। 50 का पेट्रोल देखो उस समय दिक्कत होती थी, आज हम 100 में भी कर रहे हैं, यानी कि हमारी आमदनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस तरीके से देखो हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं। तो इस पे अब आम आदमी भरोसा किस पे करेगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही कर रहे हैं और कह रहे हैं। तो यही आप देखते हैं कि जब आप अपने आम जीवन में देखते हैं तो एक राजनीतिज्ञ किस तरीके से अपनी बातों को कैसे कैसे घुमाकर कहता है, तो वही सांख्यिकी का वो प्रयोग कर रहा है ना। वो ये इस तरीके से बता रहे हैं ताकि उसको समझ में आए कि देखो हमारा जो है कितना ज़्यादा। अब जैसे कहे कि भाई कांग्रेस हार गई हरियाणा में, देखो तो कितना करके भी हार गई। तो वही कांग्रेस कहे कि देखो पहले हमारा परसेंटेज ऑफ वोट इतना था, अब इतना हो गया है, तो देखो हम तो जीत गए। तो दोनों ही अपने अपने सही सही होते। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकता है। तो इसलिए कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता है। जब हम कुछ भी गलत को सही, सही को गलत कर सकते तो इसका मतलब हम कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहे। तो इस पे ये क्वेश्चन आता है, लिमिटेशंस आता है तो लिखिए, और इस तरीके के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करिए। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप अपने आंसर्स जो आपने लिखे उसको देख लीजिएगा पेपर में, हो सकता है आपको बिल्कुल ही 101% मिले, है ना। मैं अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में होगा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ एक और भी है, इसी पे एक दो क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि सांख्यिकी केवल ग्रुप का अध्ययन करता है, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। तो ये सब इम्पोर्टेंट है ये। तो ये इस क्वेश्चन को, यानी कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसके गुण व दोष बताइए। दोष यानी कि जब लिमिटेशंस की बात आएगी तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी इम्पोर्टेंट और ऐसे भी। अब जैसे कि मैं बहुत दिनों पे कहा ना, मैंने बहुत दिनों पे आज इस टॉपिक को देख रहा हूँ, तो इसलिए जैसे बहुत अच्छे आंसर यहाँ लिखे भी हुए हैं, है ना। मैंने जो आपको बताया वो भी बहुत अच्छा बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैंने अलग अलग तरीके से बताए हैं, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पेपर में वो ज़्यादातर वो आता है, यहाँ पे भी इसको 3 टर्म्स में ले लिया गया है कि कंजम्पशन के तौर पर, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों ही तौर पर इसको बताया है। आप इसको भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद देखिए फंक्शन है ना। इसमें जो देखे कि सांख्यिकी के महत्व का कार्यों का वर्णन करें, तो वही चीज़ लिखा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में मदद करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है ना। वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सांख्यिकी की सीमाएं आ गई, है ना। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जो बताया है वो आंसर भी बहुत एक्यूरेट है, आप बना के समझ के लिखिए। रटने से काम नहीं चलता है, स्टैटिस्टिक्स है ना। तो ये देखिए एक और भी है, स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ओनली ऑन एन एवरेज, है ना। यानी कि एक एवरेज होता है। एक चीज़ और भी बता दूं कि ये कोई भी चीज़ औसतन सत्य होते हैं। मान लो मैं कहीं पे मोहल्ले में पता लगा रहा हूँ कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं पर फैमिली में, और वहाँ पता चला कि 45 बच्चे हैं और 10 फैमिली है, तो 4.5 बच्चे होंगे एक परिवार में, तो आधा तो हो ही नहीं सकता ना। तो 4 होंगे या तो 5 होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी लिमिटेशंस है ना। तो ये सब आप इसको देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसको देखिए, इसमें स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, है ना। कि सांख्यिकी सामान्य बुद्धि का स्थापनापन नहीं है, सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। आंसर आप यहाँ देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, है ना, क्लियर कर चुका हूँ। आप इसको पढ़िए। अब सेकंड हम यूनिट पे आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या है कि कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आप समझिए जो जो हमारे चैप्टर्स थे ना, कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, उन सब पे अब एक एक चैप्टर है ये, है ना। कि डाटा का संग्रहण करना कैसे करेंगे, सोर्स क्या होगा, पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं, ये सब चीज़ों को अब हम इसमें डिटेल में देखने वाले।
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ चालू हो जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अब प्राइमरी, अब एक दो वर्ड आप समझिए पहले। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर को हिंदी में हम अनुसंधानकर्ता कहते हैं। यहाँ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, कोई नहीं, कहीं मिल जाएगा, आप देखिए, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाए। ये रहा, है ना, अनुसंधानकर्ता। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है, जो अनुसंधान कर रहा है, अगर वो डेटा खुद कलेक्ट कर रहा है ना, कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज प्राइमरी डेटा। इट इज फर्स्ट हैंड डेटा, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हैंड डेटा कहेंगे, क्योंकि उसने खुद तैयार किया है। लेकिन यदि वो डेटा कहीं और से ले लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़े। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी न्यूज़पेपर से ले लिया, किसी जगह वो कोई मैगजीन है वहाँ से ले लिया, या जो CSSO की रिपोर्ट है, NSSO की रिपोर्ट है वहाँ से ले लिया, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वहाँ से ले लिया, तो हम उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इन्वेस्टिगेटर किसी भी चीज़ को स्वयं इकट्ठा करेगा तो क्या होगा? उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसकी लिमिटेशन हो गई। लेकिन डाटा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, तो वो क्या हो गया? इसकी अच्छाई हो गई, है ना। बिल्कुल उसको कई तरीके से प्रयोग कर सकता है वो, तो वो भी उसकी अच्छाई हो गई, है ना। तो ये आपको आता है कि इसकी अच्छाइयाँ बताइए, कमियाँ बताइए, लिमिटेशंस बताइए। तो लिमिटेशन में टाइम कंज्यूमिंग होगा, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर मान लो प्राइमरी डेटा हम इकट्ठा करेंगे तो समय और पैसे हमारे ज़्यादा लगेंगे। अब इसके मेथड्स हो जाएंगे, जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, मेल करना, टेलीफोन इंटरव्यू हो गया, है ना। आजकल तो हम गूगल फॉर्म ये सब करने लग गए हैं। तो ये सभी प्राइमरी डेटा के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू है जिसको व्यक्तिगत क्या कहते हैं? अनुसंधान है वो, जो है इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। तो आप ये सब समझिए, डाक द्वारा भी हो सकता है ना, जो यहाँ लिखा है डाक द्वारा ये। तो आप ये समझिए कि जब भी कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के वर्ड को देखिए। पर्सनल इंटरव्यू यानी कि व्यक्तिक साक्षात्कार, यानी कि मैं जाऊं व्यक्ति व्यक्ति से बात करूं और फिर रिस्पॉन्स लूं। तो इतना है, एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी उसमें। लेकिन वही है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। कमियों की बात करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक है ना, तो ये सब आपको समझना है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये मिले अब क्वेश्चन, है ना। एक अच्छी प्रश्नावली का क्या गुण है, उसको हम कैसे कहेंगे, उसके क्या गुण हैं, जो नीचे ये लिखा है यहाँ, है ना। उसको कैसे, जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं प्राइमरी डेटा का इकट्ठा करने का एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया जाए और लोगों तक लेकर जाया जाए, है ना। और उससे हमें उनका आंसर है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लें। जैसे हमें ये पता लगाना है कि कितने लोग, है ना, कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। लक्स वाले कितने हैं, लाइफ बॉय वाले कितने हैं, है ना, फेयर इन लवली वाले कितने हैं, तो कॉस्मेटिक वाले कितने हैं, नए ब्रांडेड कितने हैं। तो कंपनियां ऐसे कराती रहती हैं। तो इन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं? क्वेश्चनर तैयार करते हैं, है ना। एयरटेल कंपनी कराना चाहती है कि कितने लोग उसके नेटवर्क से खुश है, कितने नहीं। तो इसको क्या डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, है ना, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और लोगों तक भेजे जाते हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन आता है कि अच्छी प्रश्नावली बनाएं कैसे हम। तो उसमें हम जान कर रखें कि हम कुछ ऐसे कम से कम प्रश्न हो, ज़्यादा ना हो, है ना। दूसरी बात कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हो, इजी लैंग्वेज हो, आसान हो, है ना। और भी क्या हो कि जैसे दो अर्थ वाले शब्द क्वेश्चन ना हो, है ना। तो ये भी आप क्वेश्चन को ध्यान रखें, डबल मीनिंग ना हो। ये भी एक चीज़ है कि जैसे कि क्वेश्चनर में आप ये कह सकते हैं डबल मीनिंग के अलावा, हाँ, कि आप लास्ट में रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि आप उसका जवाब अंत में लौटाइए, नहीं कि वो पता चला आपका क्वेश्चनर को लेकर ही रख के बैठ जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें उसकी खासियत में होनी चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि पर्सनल, हाँ, पर्सनल क्वेश्चन ही हो। जो मैं सोच रहा था कि ये माइंड में आ नहीं रहा, कई बार जब मैं जल्दीबाजी में होता हूँ तो फिर होता है ना, कि वो जो है ऐसा ना हो कि पर्सनल हम क्वेश्चन पूछने लग जाएं। ठीक है, फिर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंस है। और जैसे कि एक चीज़ वर्ड है जो छूट गया, प्रगणक, है ना, इन्यूमरेटर कहते हैं, जो कि एंगेज किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटर में, इन्वेस्टिगेशन के लिए।
तो वो डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो उसको हम इन्यूमरेटर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब मेरिट्स क्या है? मेरिट्स जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पायलट सर्वे। सबसे पहले चीज़, एक चीज़ आपको मैंने बताया है कि एक टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब चीज़ें हैं ही है, तो टाइम को बचाना भी है, पैसे भी बचाने हैं, तो ये इसकी कमियां हैं, तो साथ में अच्छाइयाँ भी हैं कि प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, दोहरे, ये सब बता चुका मैं। सांकेतिक प्रश्न नहीं होने चाहिए, है ना। और प्रश्न के उत्तर के विकल्प को, अभी एक चीज़ देखिए, अब संकेतक शब्द मुझे क्लियर नहीं हो रहा है हिंदी में, लेकिन कोई नहीं, इंग्लिश में दिख भी नहीं रहा है मुझे। तो आप समझिए कि जो शब्द आपको बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना, प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, तो जो अच्छे लगे वो कर लीजिए, है ना। 4 या 5 अंतर हो, तो ये समझिए कि आंसर लिखना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप आंसर ही ना लिखे, तो उससे गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ भी गया, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस की बात करें तो उसमें हो सकता है कि ड्राफ्ट करेंगे आप क्वेश्चन आयर, तो क्या ध्यान रखेंगे? तो पर्पस का ध्यान रखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको ध्यान में रखेंगे हम। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना। अरेंज लॉजिकली, है ना, लॉजिकली होना चाहिए, मतलब लॉजिक में, जैसे कि किसी से पूछा आपने कि कितने विवाहित हैं या अविवाहित हैं, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने बच्चे हैं, तो अगर उसने नो कह दिया, अविवाहित हैं अगर उस पर कह दिया, तो आगे वो क्वेश्चन ही लॉजिकल नहीं होता है। तो इस तरीके से वो ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपका कैसा होना चाहिए। अब इसमें इधर तो एक मेथड आ गया है, जनगणना या पूर्ण गणना विधि, है ना, जिसको हम सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड कहते हैं प्रतिदर्श को। इधर इंग्लिश में, हिंदी में नज़र नहीं आ रहा है, ये रहा, रैंडम सैम्पलिंग तो दिख गया, है ना, ये रहा, अभी नहीं मिला। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में तो दिख रहा है मुझे। इस पे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे है कि जनगणना विधि या पूर्ण गणना विधि और प्रतिदर्श विधि, इसको न्यायदर्श विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सैम्पलिंग मेथड और जनगणना विधि को हम सेंसस मेथड कहते हैं। तो सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, अब पहले दोनों को समझिए आप। जब इन्वेस्टिगेटर टोटल पॉपुलेशन का स्टडी करेगा, टोटल पॉपुलेशन का, है ना, जैसे मैं क्लास में अगर किसी स्कूल को स्टडी करना चाहता हूँ, मैं एक एक बच्चे से बात करूँ, एक एक क्लास में जाऊँ, एक एक सेक्शन से बात करूँ, तो मेरा क्या कहलाएगा? सेंसस मेथड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देश में जो जनगणना की जाती है वो सेंसस ही होता है, उसी को सेंसस कहते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के पास हम जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंसस मेथड कहते हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं कि अच्छाई तो ये हो गई कि रियल डाटा होगा, जेन्युइन होगा, ओरिजिनलिटी होगी, है ना, यानी कि मौलिकता होगी, हिंदी में हम उसको कहते हैं। लेकिन इसकी कमी क्या होगी? टाइम कंज्यूमिंग होगा, 4 साल से हम कर ही नहीं पाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 2021 से लेकर अभी 24 में आ गए, अब तक जनगणना नहीं किया गया, तो टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ तो कोविड की वजह से था, कुछ हमारी लापरवाही कह लीजिए, है ना। लेकिन डाटा नहीं होगा तो रिसर्च करने वाले लोग कैसे रिसर्च करेंगे? वो कैसे ये समझ पाएंगे कि देश की हालात कहाँ है, हमें आगे अपनी पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ों पे उनको रिसर्च की ज़रूरत होती है। अगर मैं बार बार कोई ना कोई रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे सैम्पलिंग चाहिए। मैं 2011 के जो डाटा पे बार बार करूँगा, तो इसलिए मेरे लिए वो दिक्कत होगी। तो ये ज़रूरी है कि सेंसस को टाइम पे कराया जाना चाहिए। तो अब एग्जाम्पल क्या हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग और पैसा भी लगता है, तो ये उसकी कमियां हो गई। अब दूसरी बात है सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग का मतलब है मैंने एक छोटा सा सैंपल इकट्ठा कर लिया, उसमें से ले लिया, और उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस सैंपल में पूरे पॉपुलेशन को ना लेकर, मान लो मुझे गांव का स्टडी करना है, तो मैं गांव के हर एक ब्लॉक से 5-5 फैमिली को ले लूँ और उसको स्टडी करके अपना कंक्लूजन निकाल लूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग मेथड कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। सैम्पलिंग मेथड क्या है? सैम्पलिंग मेथड में साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक कैसे होगा कि इसके अंदर वो रिसर्च करने वाला व्यक्ति, जो इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता हिंदी में जिसको हम कहते हैं, वो पूरा ध्यान रखेगा कि किसका वो स्टडी करे, ताकि उसका डाटा, जो उसका रिसर्च, उसका जो एनालिसिस, जो अंत में इंटरप्रेट करके रूल बनाएगा, वो जेन्युइन और अच्छा हो और बेनिफिशियल हो, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो। तो कैसे होगा? क्योंकि उस पर वो रिसर्च भी करेगा। लेकिन सैम्पलिंग
कि बजाय अगर सेंसस करेगा तो आंख बंद करके उसको जो इन्यूमरेटर हो या कोई भी हो सबका स्टडी करना है, फिर उस पर वो प्रेजेंटेशन करेगा। तो दोनों में जब डिफरेंस आता है तो दोनों को आप लिखिए कि सेंसस यानी कि जनगणना विधि जो है समय ज़्यादा लगता है, इसमें समय कम लगता है प्रतिदर्श में। यहाँ मौलिकता ज़्यादा होती है, यहाँ मौलिकता कम होती है। यहाँ जो है वैज्ञानिक विधि कम है जनगणना में, लेकिन यहाँ प्रतिदर्श में आप कहेंगे ज़्यादा है। यहाँ पे आप जो जनगणना विधि में ये कहेंगे कि ये जो है जहाँ पे आपको बिल्कुल लगता है कि हर एक चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए, तो वहाँ आप जनगणना विधि करेंगे, यानी कि सेंसस मेथड। जबकि प्रतिदर्श में आप किसी भी रिसर्च के आधार पे आप कर लेंगे, जहाँ आपको लगता है कि हम उस सैंपल का प्रयोग करके कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि आपका सैंपल अब अच्छा होना चाहिए। तो अब अच्छा सैंपल होने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन कई आ जाते हैं, जैसे कि जिसमें हम एक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, है ना, जिसको रैंडम सैम्पलिंग प्रतिदर्श कहते हैं। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, है ना, रैंडम सैम्पलिंग, है ना। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श, है ना, यादृच्छिक प्रतिदर्श। हिंदी के वर्ड बड़े बड़े डिफिकल्ट से होते हैं, है ना। तो यादृच्छिक जो प्रतिदर्श है जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए ज़रा ध्यान रखिए कि मैं रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या है कि कहीं से भी किसी भी बच्चे को कहीं पे भी जो है मैंने सेलेक्ट किया और उस पर मैंने कोई रिसर्च कर लिया, है ना। तो ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है, बिना डिसाइडेड है ना। ये एक तो होता है जिसमें हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। हाँ, ये रहा निर्णय प्रतिचयन, ठीक है ना। ये वर्ड थोड़ा सा, वर्ड से भी आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हम चयन कर रहे हैं। मैंने पहले डिसाइड कर रखा है कि मैं हर क्लास के टॉपर्स पे स्टडी करूँगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेरा पहले से निर्णय है। तो लेकिन इसमें अगर हम कहें इसकी कमियां क्या है, तो पक्षपात होगी, पार्शियलिटी की संभावना है। हो सकता है रिसर्च में जैसा रिजल्ट चाहिए मैं वैसा कर दूं, है ना। यानी कि मैंने पहले डिसाइड कर रखा है कि ये वाला बेल्ट जो है उसी पे मैंने स्टडी करना है, तो उस पर मैं अपने अनुकूल रिजल्ट लूँगा। तो ये इसकी कमियां हो गई। जो रैंडम सैम्पलिंग में जैसे लॉटरी मेथड है, यादृच्छिक, कि उसमें हमने पार्शियलिटी को ख़त्म करना ही, तो आपका रिसर्च तो इस पे बेस होना चाहिए ना कि आपका बिल्कुल इम्पार्शियल, यानी कि बिना पक्षपात के आप पहले सैंपल इकट्ठा करें, फिर उस पर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आप स्टडी करें और अंत में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालें। तो उसके लिए ज़रूरी है जैसे लॉटरी मेथड किया, लॉटरी में कोई भी बच्चा के आने की हर एक सैंपल का मतलब, देखिए ध्यान रखिए, पॉपुलेशन कह रहे हैं हम पूरे को, इस पॉपुलेशन के हर एक आइटम को सेलेक्ट होने का चांस है, यानी कि वो लॉटरी मेथड है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आप ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको लगता है पार्शियलिटी नहीं होगी, क्योंकि पार्शियलिटी तब होगी जब हमने पहले से निर्णय कर लिया है। अब इसको ख़त्म करना हम चाहते भी हैं कि मेरे अकॉर्डिंग हो। पता चला कि रैंडम सैम्पलिंग में मैं लॉटरी मेथड कर रहा हूँ और सारे ही सारे ऐसे बच्चे आ गए जो कि मेरे स्टडी को एक अलग दिशा में ले गए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोटा डिसाइड कर सकता हूँ। कोटा डिसाइड करने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई कोटा का मतलब ये होता है, जैसे ये लिखा है, इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, डिफरेंस भी आता है। कोटा का मतलब मान लो मैंने कह दिया कि नर्सरी टू फिफ्थ क्लास तक के मुझे 10% नंबर चाहिए, बच्चे चाहिए। फिफ्थ क्लास से एट्थ तक मुझे 10% चाहिए, 8 to 10 तक मुझे 30% चाहिए और उसके ऊपर रेस्ट ऑफ द अदर्स चाहिए। तो इससे क्या है, मैंने एक कोटा निर्धारित कर दिया है। तो इस कोटा निर्धारित होने में सबकी प्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये ध्यान रखिए कि इसको हम कोटा निर्धारण कहते हैं। तो इससे हम अपने रिसर्च को अच्छा भी बना सकते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग किया था तो वो भी नॉन रैंडम था, कोटा वाला भी नॉन रैंडम है, यानी कि ये यादृच्छिक नहीं है, गैर यादृच्छिक प्रतिचयन है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो जब हम रिस्ट्रिक्टेड कह रहे थे, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, है ना, मल्टी स्टेजेस, तो ये सब क्या है, सैंपल मेथड के, रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स थे, है ना। मान लेते हैं कि मैं लेयर बना दे रहा हूँ एक, और उसके बाद वो फिर वो, है ना। तो इस तरीके से रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। लेकिन कोटा में मैंने कोटा फिक्स किया है। नॉन रैंडम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाउंडेशंस लगाए हैं, चाहे वो जजमेंटल है मेरा अपना तरीका। तो ये है।
तो इसको आप कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है और आप इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोटा सैम्पलिंग, द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी कि इन्वेस्टिगेटर जिसको चाहे उसका चुनाव करे, है ना, और उस पर वो स्टडी करे। कोटा सैम्पलिंग में कोटा दे दिया। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी कि सुविधाजनक, जो उसको लग रहा है उसको आप वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों ही चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए, एक चीज़ यहाँ है, सर्वे, है ना। सर्वे क्या है? जैसे कि हम कहते हैं ना, सर्वे करने जा रहे हैं, एक एक जगह जा जाकर हम कुछ डेटा पता करते हैं, है ना। सर्वेक्षण, जहाँ पे मैं इंग्लिश देख रहा हूँ, हिंदी नहीं मिल रहा मुझे। कोई नहीं, मैं तो देखो, आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं नोट्स को आगे कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखें, NSSO लिखा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस पे टिप्पणी करने को आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, इसका काम क्या है? डाटा को इकट्ठा करना, उसको प्रकाशित करना। तो ये सब समय समय पे NSSO ये करता रहता है। और CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये मुझे दिख नहीं रहा है जहाँ पे भी, लेकिन आप लिख लीजिए और CC आप दबा दीजिएगा, बताना भूल गया मैं। जहाँ पे भी हो आपको वो समझ में आ जाए। तो ये क्या है कि सर्वे करना, उससे भी उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं, पता चल जाता है। ये रहा, है ना, NSSO और CSO, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी मीडियम में दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, ये रहा, ये ऊपर ही है, ठीक है। NSSO, CSO और RGI, इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे पेपर में टिप्पणी करने को आता है। शॉर्ट नोट्स लिखिए, इनका क्या फंक्शन है। तो ये देखिए, लिखा हुआ है, NSSO वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशल इकोनॉमिक इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन है, लिटरेसी है, चाइल्ड केयर है, ये सब चीज़ों पे स्टडी करने का ये काम करता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि सेकेंडरी डाटा क्या है ना, द्वितीयक आंकड़े किसको कहते हैं। दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम में अब क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन बैंक ही नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं, है ना। आप क्वेश्चन में रोल कर रहा हूँ, आप इसमें क्वेश्चंस तो दोनों में अच्छे अच्छे हैं, बस थोड़ी सी शायद तालमेल में कमी रह गई है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। कोई नहीं, शायद ये रहा, है ना। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समग्र व प्रतिदर्श में अंतर बताइए, यानी कि सैंपल और सेंसस में डिफरेंस बताइए, है ना, जो पॉपुलेशन एंड सैंपल में, ठीक है। अभी इसमें देखिए, ये सब चीज़ें जो आपको बताई दिया कि लॉटरी विधि समझाइए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संधान, ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मिला फिर से, है ना। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अब आप समझ जाइएगा कि जब भी कोई ऐसी टिप्पणी हो तो वर्ड से जाइए। डायरेक्ट है, पर्सनल है और इन्वेस्टिगेशन है। एक तो प्रत्यक्ष है, व्यक्तिगत है और अनुसंधान है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति पे जाकर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहले तो इसी को आप डिफाइन कर दीजिए कि जब इन्वेस्टिगेटर 1 to 1 करके सबसे इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको हम व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। और प्रत्यक्ष कहते हैं यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जाता है। और अप्रत्यक्ष यानी कि दूसरे के माध्यम से लेता है तो इनडायरेक्ट है, वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? इसका फायदा तो ये होगा, ओरिजिनल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन नुकसान क्या होगा? पैसा होगा, खर्च ज़्यादा होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, मनी कंज्यूमिंग होगा। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, पायलट सर्वे आ गया, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए आगे, मैं मेरे पास फिजिकल फॉर्म में अगर ये दोनों बुक होते तो मैं और भी अच्छे तरह से कर पाता, क्योंकि मेरे सामने होता। क्योंकि अब ये रोल करना तो आसान नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आया है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस, और यहाँ पे आंसर टू द पॉइंट भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स में हमेशा 2 पार्ट्स में आंसर लिखिए। ये दो तरफ जब भी डिफरेंस लिखना है, इधर पहला जो डिफरेंस आप डेफिनेशन का लिखिए, दूसरा जो है उसके बारे में डिटेल में बताइए। जैसे प्राइमरी डाटा क्या होगा? ओरिजिनल होगा, मौलिकता होगी। तो सेकेंडरी डाटा में कम होगा, है ना। डाटा में प्राइमरी डाटा का आप एग्जांपल दे दीजिए लास्ट में, सेकेंडरी डाटा का भी एक एग्जांपल दे दीजिए, तो वो डिफरेंस हो जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में 4 या 5 डिफरेंस लिखिए, बेटर रहेगा, है ना। ये सब क्वेश्चन, ये पर्सनल इंटरव्यू भी आ गया, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ, है ना। यहाँ पे अगर फिर भी है तो आप इसको पढ़िए, जिसके पास भी बुक नहीं है ना, और उसको याद करिए, है ना। अब देखिए, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में डिफरेंस, ये भी मैं पहले बता चुका, है ना। मैंने कहा ना, अगर मेरे पास फिजिकल फॉर्म में किताब होते तो शायद मैं, एक्चुअली मेरी प्लानिंग तो थी कि इकोनॉमिक्स के तो मैंने
पिछले साल से, लेकिन इस बार 11th के भी वीडियोस के लिए बच्चों की जिद है तो मैं बना रहा हूँ। कुछ साथियों का भी कहना था कि बना ही दो सर, तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। तो देखिए दोनों ही यहाँ पे भी डिफरेंस, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड मैंने पहले बताया है कि जहाँ पे हम पॉपुलेशन का पूरा स्टडी कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, वो सेंसस मेथड है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, ओरिजिनलिटी होगी, लेकिन मनी ज़्यादा खर्च होगा। तो सैम्पलिंग मेथड में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे हम एक पार्ट का कर रहे हैं, यानी कि उसके एक हिस्से का कर रहे हैं, तो वो हमारा सैम्पलिंग मेथड होगा। ठीक है ना। अब देखिए दोनों का ये यहाँ ऐसे लिखा है, मैंने कहा ना ऐसे करके दो हिस्सों में बांटिए और दोनों का डिफरेंस लिखिए। अब हमारा यूनिट 2 आ जाता है। इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का बहुत अच्छा, देखिए शुरुआत में ही ये माइंड मैप किया हुआ है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हैं, वर्गीकरण। फिर हम देखते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस आता है। फिर आता है श्रृंखला का प्रकार भी, व्यक्तिगत और बारंबारता श्रृंखला, जिसको हम इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ों को अब हम A to Z करके देख रहे हैं। वर्गीकरण में भी देखिए, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल है, समय के अनुसार 1990 में क्या था, आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या है ना, जो चैप्टर हमने किया है। ज्योग्राफिकल में जैसे कि रेलवे करता है, नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तो क्या है, ज्योग्राफिकल है ना। स्थानिक का मतलब स्थान से है। तो ये ध्यान लीजिए कि इस तरीके से इसका अलग अलग है, इसमें डिफरेंस भी आता है। तो इसको हम अभी देखते हैं कहाँ क्या है। अब रॉ डाटा है ना। अब देखिए रॉ डाटा क्या होता है, जैसे हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं, मेन कमी यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बिल्कुल ही थोड़ा सा जो है, जैसे कि अभी मैंने दूसरे सब्जेक्ट का किया था तो 1 to 1 एक साथ चल रहे थे, यहाँ नहीं है, यानी कि थोड़े ऊपर नीचे है। और इसके पीछे कारण वर्ड लिमिट का भी होता है कि कुछ चीज़ों में ज़्यादा समझाने की कोशिश होती है, तो इसलिए पेज नंबर डिफरेंस हो गया। यहाँ 34 पेज पे हम आ गए हैं, यहाँ 29 पे हैं। अब जैसे देखिए, ये रहा रॉ डाटा, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। इसको कच्चे आंकड़े कहते हैं और परिष्कृत कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेटर ने जैसे तैयार किया है, कच्चा वो कहते हैं ना, जैसे जैसे डाटा उसने लिया है और वैसे रख दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। जैसे लिखा भी है यहाँ कि संकलित करता है वो विशाल व अव्यवस्थित होते हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उसको रॉ डाटा कहते हैं। शुद्ध, लेकिन शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं ये, है ना, बिल्कुल प्योर है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी मिलावट ही नहीं है। अब उसकी मिलावट करके वो कोई, जैसे कि आजकल सर्वे का ज़माना हो गया है ना, वो क्या कर रहे हैं, एग्जिट पोल क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, फिर उसमें मिलावट करके उसके अकॉर्डिंग कभी भी किसी को हरा देते हैं, कभी किसी को जिता देते हैं, अपनी टीआरपी के लिए भी काम करते हैं। तो रॉ डाटा क्या है, जो बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है ना। जैसे कि अगर 50,000 लोगों का सैंपल इकट्ठा किया, तो 50,000 के लोगों पे मैंने बाद में कौन सा सैंपल ले लिया, किस मोहल्ले का ले लिया, तो वो तो बाद में पता चलता है कि मैं हो सकता है प्री डिसाइडेड हूँ, तो मैं करूँगा। तो रॉ डाटा क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बाद में करते हैं। और इसकी अच्छाइयाँ क्या है, हमें कोई भी जो क्लासिफिकेशन करें तो हमें होमोजिनिटी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक जैसा हो, क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी कि डाइवर्स हो, वो फ्लेक्सिबल हो, लचीलापन भी हो और सूटेबिलिटी भी हो, यानी कि सूटेबल होने का मतलब हमारे अनुकूल के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। और मैंने ये बता ही दिया पहले ही आपको कि क्लासिफिकेशन का आधार क्रोनोलॉजिकल हो सकता है। जैसे मैं हर 5-5 साल पे जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर टर्म है, उसको मैं कंपेयर करने लग जाऊं, तो क्या कहलाएगा, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी कि काल के अनुक्रमणिक में, है ना। स्थानिक का मतलब हो गया जिसको हम क्या कहें, स्थान के आधार पे मैं करने लग जाऊं, जैसे कि कंट्री वाइज करूं, मैं राज्य के अकॉर्डिंग करने लग जाऊं, किस राज्य में क्या कंडीशन है, किस राज्य के अंदर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है कम है, तो ये सब क्या है, इसको हम स्पेटियल क्लासिफिकेशन यानी कि स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। गुण के आधार पे करने लग जाए हम, तो इसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। सब इजी इजी टॉपिक है ना। जैसे कि मान लेते हैं, मैंने कहा रूरल है, अर्बन है ना, मैंने पहले लोगों को ले लिया। रूरल में भी मैंने मेल फीमेल ले लिया, फिर मेल फीमेल में भी मैंने लिटरेट और इलिटरेट ले लिया, है ना। तो इस तरीके से देखिए मैं कितने आंकड़ों को कितने हिस्से में बांट रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहूँगा। जैसे सेक्स है, कास्ट है, रिलीजन है, इसके आधार पे कह रहा हूँ।
जबकि क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक वर्गीकरण है, जिसका आधार जैसे मान लेते हैं कि भार के आधार पे, वेट के आधार पे, है ना, कोई भी संख्या के आधार पे मैं करने लग जाऊं, इनकम के आधार पे करने लग जाऊं या मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो एक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है। अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से आया आपके सामने, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये भी हो सकता है आपके पेपर में कल मिलने को हो सकता है। जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल हम किसको कहते हैं? जैसे कि दोज वेरिएबल दैट इंक्रीजेज इन जम्प्स एंड कांट टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, ये नहीं कि 5.5 भी होंगे, है ना, पॉइंट में नहीं होंगे, होल नंबर में होंगे। इसको हम कहते हैं विविक्त चर। ठीक है, याद रखिए, विविक्त चर कहते हैं हम इसको। लेकिन सतत का मतलब है क्या? कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस यानी कि लाइन से हर एक पॉइंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं लोगों के वजन की बात करूं तो वो हो सकता है कि 550 kg 50 ग्राम, है ना, तो ऐसे, ठीक है ना, इतने मिलीग्राम। तो जो चीज़ सतत है, कंटिन्यूअस है, पॉइंट में भी पॉसिबल है, तो उसको हम कहते हैं सतत चर, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, है ना। जे लेकिन जो डिस्क्रीट है उसका मतलब क्या है? जो कि एडजेसेंट नंबर में होता है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे लोग हैं, व्यक्ति हैं, वर्कर्स हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है। तीसरा है बारंबारता जो वितरण, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता है डिफरेंस में। तो दोनों को लीजिए, दोनों का पहला ऐसे कीजिए, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए दोनों का, और दूसरे नंबर पे इनका क्या लिखिए? एग्जाम्पल लिख दीजिए। अब जो बारंबारता वितरण है, जिसमें हम किसी की फ्रीक्वेंसी, बारंबार का मतलब क्या है? बार बार, कितनी बार, है ना। जैसे कि मान लेते हैं 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मैं 5 बार उसको नहीं लिखूंगा, तो मैं एक ही बार सीधी इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा? बारंबारता वितरण कहूँगा, है ना। तो ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी एरे। ये भी डिफरेंस आता है। इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? मान लेते हैं कि अगर 10 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, तो 10 को मैं 8 बार जोड़ूंगा। उससे बेटर है कि मैं 10 वाले 8 बच्चे हैं तो 10 गुणा 8 कर दूंगा, तो 80 हो जाएगा। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसी को हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, बारंबारता वितरण। अब ध्यान रखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव सीरीज, अभी आएगा, पता नहीं आगे शायद, है ना, लेकिन कोई नहीं, जो आ गया है इसको मैं बता दूं पहले। क्लास लिमिट आप जानते ही हैं, जैसे कि 0 से 10 है, तो ये लोअर लिमिट है 0, और 10 अपर लिमिट है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, है ना। इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में बनाने को, है ना। जैसे कि मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। कई बार मिड वैल्यू दिया जाता है, तो मिड वैल्यू 2 दिए हुए हैं, जैसे कि देखा जाए तो 25 है, 35 है, 45 है, तो हमें ये पता चल जाता है 10 का डिफरेंस है, तो 10 का आधा 5, 5 माइनस करिए, 5 प्लस कीजिए, तो ऐसे इंटरवल निकल जाता है ना। क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्लास इंटरवल मैंने आपको बता ही दिया, 10 से 20, 10 टू 20, 20 टू 30। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी फिनिश करने की, लेकिन सोचा तो था दोनों ही कर दूंगा मैं, दोनों ही बुक का, लेकिन तो एक ही, क्योंकि जो ये किताब के अकॉर्डिंग सपोर्ट मटेरियल से कराने के लिए, ज़्यादा फ्रूटफुल करने के लिए मुझे ये सब चीज़ों को दिखाने में टाइम लग ही जाता है। तो यही कारण है कि 1 घंटे होने को है, और मैं अब सेकेंड वीडियो बाद में ही करूँगा। अब देखिए ये आया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। देखिए, जब एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब क्या है कि इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट होता है। जैसे देखिए, ये जो है इसका 5 to 10 है, 10 to 15 है, तो 10 जो लोअर लिमिट है इसका अपर लिमिट है ना जी। और लोअर लिमिट यूज होता है, लोअर लिमिट काम आता है, ना कि अपर लिमिट। यानी कि अगर 10 to 15 में मैं 15 को काउंट नहीं करूंगा, लेकिन 15 to 20 में 15 को काउंट करूंगा। ये आप समझिए इस बात को, कि अगर मैं 15 to 20 और 20 to 25 कर रहा हूँ, तो यहाँ 20 जो अपर लिमिट है, वो अगर 20 किसी के मार्क्स है तो वो इसमें आएगा, ना कि इसमें आएगा।
तो ये ध्यान रखिए, किसी को हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, है ना, जिसका अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट यानी कि जो ऊपरी सीमा है वो शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपवर्जी सीमा श्रृंखला कहते हैं, निम्न सीमा के बराबर होती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक की ऊपरी सीमा अगली श्रेणी की निम्न सीमा होती है। जैसे यहाँ 10 क्या है, ऊपरी सीमा है, वो यहाँ पे इसकी निम्न सीमा हो गई है, यानी कि लोअर लिमिट हो गई है। और समावेशी में दोनों ही यूज होते हैं, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 19 to 29। जैसे मान लेते हैं 10 to 9 और 19 to 29 है, तो मैं क्या करूँगा, 0.5 माइनस कर दूंगा, 0.5 प्लस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5। तो 0.5 प्लस और 0.5 माइनस करने से मेरा काम हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज को, पहले हम इंक्लूसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका लोअर और अपर दोनों ही काम आ रहा है, दोनों ही यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। लेकिन जब भी हम मीन मीडियन मोड वगैरह ये सब जो न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, तो पहले हमें उसको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं, जो कि हो सकता है फाइनल टर्म में जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ देखिए 5 to 9 है और 10 to 19 है, दोनों ही काउंट हो रहे हैं, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी। तो इसका डिफरेंस आता है पेपर में, इधर और इधर दोनों लिखिए और एग्जाम्पल के साथ उसको आप समझा दीजिए। इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं। अब देखिए फिर आया है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। मान लेते हैं मैं क्लास में रोल नंबर वाइज 50 बच्चों के नंबर लिख दूँ लाइन से, तो क्या इंडिविजुअल है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है एक एक इकाई का अध्ययन करके उसके बारे में अध्ययन करके लिख रहा है, तो वो इंडिविजुअल है। जबकि खंडित श्रृंखला, जिसको हम बारंबारता सारणी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या अरे या डिस्क्रीट अरे कहते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया है। जैसे कि एक परिवार में देखा जाए तो परिवार एक है, उसमें परिवारों की संख्या 15 है, 2 है तो 10 है। या क्लास की बात करूं मैं, तो 5 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे, 4 नंबर लाने वाले 8 बच्चे, 6 मार्क्स वाले 12 बच्चे, तो ऐसे किया। तो इसको हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी अरे है। इसके अंदर भी कंटिन्यूअस सीरीज हो गया, 0 to 10, 10 to 20, ये सब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो चीज़ें बताया, क्लासिफिकेशन अब इम्पॉर्टेंट है ना। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया, ताकि हम उसको अच्छी तरह स्टडी कर पाए। अगर क्लासीफाई ही नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं एक केमिस्ट पे चला जाऊँ और वो जहाँ मर्जी जो मर्जी दवाई रखेगा, तो वो कैसे आपको ढूंढ कर देगा, तो वो सॉल्ट के हिसाब से अलग अलग छाट कर रखता है। तो इसलिए हम उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। तो आप इम्पोर्टेंस भी बना कर लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आंसर को छोड़ना नहीं चाहिए, बना कर लिखना चाहिए जितना भी हो सके। आगे जहाँ तक देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया है, अभी तक मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जो ये एक्सपर्ट टीम रहे हैं, इन्होंने कोशिश की है पहले आपकी जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की, इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं एक्चुअली आंसर उसी समय बता दे रहा हूँ, जबकि ये क्वेश्चन बाद में फिर आ भी गया है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो बाद में सीधा क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत अच्छी तरह यहाँ आंसर बताया है कि डिफरेंट मेथड क्लासिफिकेशन के क्या हैं। कुछ बच्चे रट्टूमल होते हैं, वो रट्टी लेते हैं लेकिन समझते नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया है ना। तो आप देखिए क्रोनोलॉजिकल, स्पेटियल और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सारी चीज़ें इकट्ठे दी गई है ना। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर मुझे भी पता होता तो मैं सीधा यहाँ पे आता, क्योंकि मैंने तो शॉर्टकट में वीडियो बनाना है आपका, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। जैसे देखिए क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, होमोजीनियटी होनी चाहिए, है ना। कि एक मान लेते हैं कि मैं अगर ये स्टडी करने लग जाऊं, कहीं पे 10,000 कमाने वाले भी 10 लाख वाले भी हैं, तो होमोजीनिटी नहीं होगी तो मेरा डाटा ही काम नहीं आएगा। क्लैरिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव को लेकर हो, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, कंक्लूजन को लेकर हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो ये सब व्यापकता होनी चाहिए, अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बाद में आ गई हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप वैसे भी देख सकते हैं। मैंने अभी बताया भी है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगता है। अब एक दो क्वेश्चन है कि क्लासिफाइड डाटा बेटर है रॉ डाटा से, तो देखिए रॉ डाटा से तो बेटर होगा ही, क्योंकि जब आप रॉ डाटा में होता है तो क्लियर ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है ना। अब अगला चैप्टर हम देखते हैं, है ना। ये भी शुरुआत इन्होंने प्रेजेंटेशन की भी यही की है कि किस तरीके से हर एक चीज़ का कैसे कैसे प्रेजेंट हम कर सकते हैं, है ना, सारणीबद्ध
प्रस्तुतिकरण है, गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक, सब चीज़ें वही आ गई हैं, सेम टू सेम ऐसा। अब देखिए ये टेबुलर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहा ना कि थोड़ा सा वो तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं ये सपोर्ट मटेरियल। बस ये है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बताने के चक्कर में मुझे तालमेल बनाने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ रही है। जैसे देखिए टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है कि मान लो मैं जो कहते हैं ना कि रो में एंड कॉलम में, वह जैसे कि आप मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली और कॉलम वर्टिकली मैं कोई चीज़ को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक तरह से हमने सारणी बनाई है, टेबल बनाया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जहाँ पे हम इसको रो एंड वॉलम जो वर्टिकल कॉलम में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके गुण भी आते हैं। तो देखिए होना कैसा चाहिए कि इसके लिए आवश्यक निर्देश क्या है एक अच्छी तालिका के लिए, जो अक्सर पेपर में आता है। और ये भी बता दूं आपको, या तो प्रश्नावली या तो सारणियन, टेबुलर, दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो ये क्या होना चाहिए, इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, इसकी मेरिट्स क्या होनी चाहिए, इसका अब इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रहा है यहाँ मुझे, तो कोई नहीं, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ये साइज आकार आदर्श होना चाहिए, उपयुक्त आकार होना चाहिए। चाहे जो मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम की बात है, वो रो एंड जो कॉलम की बात है वो भी क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। इसके बाद तुलनीय होना चाहिए, जिसको हम कंपेयर कर सके। स्वव्याख्यात्मक होना चाहिए, यानी कि उसको हम सेल्फ एक्सप्लेनेटिव होना चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें सभी भाग होने चाहिए। तो ये इसके क्वेश्चन से हो सकता है आगे मुझे मिले, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बता दूं कि इसके बाद अब यहाँ ये क्वेश्चन आ गया है कि एक सारणियन बनाने की विधि क्या होनी। जैसे देखिए एक टेबल का आपको एक एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। टेबल नंबर होना चाहिए, यानी कि देखिए एक तो टाइटल जरूर होना चाहिए, टेबल नंबर होना चाहिए, जिसको हम क्या करते हैं रेफरेंस में दे देते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रो हेडिंग्स बॉडी, ये यहाँ ये लिखा है ना, ये इसमें यहाँ नीचे लिखा है ना, कि मापन की इकाई होनी चाहिए। शॉर्ट नोट होने चाहिए, लास्ट में हमारी टिप्पणी होनी चाहिए कि हम उसको बता दें, कि फुट नोट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सोर्स ज़रूर बताया जाना चाहिए कि हमने ये सोर्स कहाँ से टेबल उठाया है, कहाँ से लिया है। देखिए एक्चुअली हाँ ये आया, देखिए एसेंशियल यहाँ यहाँ पे बाद में दे रखा है, यहाँ इन्होंने पहले दे दिया है, ठीक है। बस कोई नहीं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम को कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को देखेंगे। जैसे देखिए गुड टेबल के लक्षण जो मैंने कहा मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइडियल होना चाहिए, मैग्निएबल, मैनेजेबल साइज होना चाहिए, यानी कि साइज मैनेजेबल होना चाहिए। हिंदी में मैं पहले बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा ये ऊपर था, ठीक है ना। ये रहा स्तंभ, पंक्तियों का उपयुक्त आकार होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जिसको मैंने कहा स्वव्याख्यात्मक होना चाहिए, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, आसानी से कंपेयर किया जा सके, ऐसा ना टेबल बना दे जिसको हम कंपेयर ही ना कर पा रहे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, आप इसको अब देख सकते हैं कि ये जो है किस तरीके से अच्छी सारणी को हम कैसे बनाएं। ये पेपर में मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में मिल सकता है। अब इसके बाद देखिए कि मेरिट्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का क्या है। डायग्राम हम बनाएंगे तो उसकी ये खासियत है कि अट्रैक्टिव होगा और बहुत हमारा समय भी बचेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को अब समझते हैं, हम एक एक करके हम समझते हैं, इसमें अब क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए, है ना। डीमेरिट्स और मेरिट्स को समझिए। क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, टेबल को आपने एक बार देख लिया, है ना, या ये आपने देख लिया तो आपको आइडिया हो गया कि ये सबसे ज़्यादा ये सबसे कम है ना। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये समझिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, इन इफेक्टिव होता है ये, तो ये सब इसकी अच्छियाँ है। लेकिन कमियाँ क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों को नहीं दे पाएंगे, कुछ कंपैरिजन में ज़्यादा आसान होता है, फर्दर एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इसके कई कई प्रकार कैसे कैसे हैं। अब बार डायग्राम क्या है, अब पेपर में बनाने को आता है। बार डायग्राम का मतलब देखिए डंडे की तरह ये बना हुआ है, बार डायग्राम है, इसको हम सरल दंड आरेख कहते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर दो दो हों, जैसे मान लेते हैं मैं 1999 और 2009 को कंपेयर करने लग जाऊं दोनों के प्रोडक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो गया तो मल्टीपल। मान लेते हैं मैं मेल फीमेल करने लग जाऊं स्टडी,
या मैं रूरल एंड अर्बन करने लग जाऊँ, तो ये क्या है, ये अलग अलग आएगा। तो इसको हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। अब एक चीज़ और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आएगा, ये सब ध्यान रखिएगा आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बनाने को 101% आएगा। सब डिविडेंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसको उप विभाजित दंड चित्र कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, CF पहले निकाल लेते हैं। जैसे पहला हमारा मान लेते हैं 3 है ना, और 3 के बाद अगला हमारा 9 है, तो यानी कि 3 है, फिर 6 है। तो पहले को हमने 3 तक ले लिया, और इसके ऊपर 3 + 6 9 ले लिया। इसके ऊपर 4 है, तो 4 को हम यानी कि इसके ऊपर ले गए, 4 तक 13 ले गए। तो इस तरीके की इसको हम क्या कहेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। यानी कि बार तो है, बार यानी कि डंडे हैं, दंड आरेख है, लेकिन ये उप विभाजित है। एक ये भी ध्यान रखिए, इसके साथ याद आ गया, बता देता हूँ। अगर ये 100% पे, यानी कि कई बार परसेंटेज में चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, 100% होती है। एक ये हो गया, और दूसरा मान लेते हैं ये, और इसके ऊपर ये, यानी कि डंडे का आकार जो है ये पूरा ही बराबर ही रहता है। तो उसको हम ये कहेंगे कि वो परसेंटेज में होता है, एक्यूरेट होता है। एक उसमें बनाते हैं हम जब, तो पहले परसेंट में निकालते हैं, फिर हम उसका CF निकालते हैं जोड़ जोड़ कर, है ना। जैसे पहला 4 है, तो पहला 4 हो गया, 4 3 7 अगला हो गया, 7 और 6 13 हो गया। तो पहले को मैं 4 तक लूँगा, फिर उसके ऊपर 7 तक लूँगा, और उसके ऊपर 13 तक लूँगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छा बन जाता है। पेपर में आपका आएगा आएगा, या तो पाई डायग्राम आएगा। पाई डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है, नीचे टोटल वैल्यू, ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू गिवन है वो, और इंटू 360, क्योंकि देखिए टोटल 360 डिग्री होता है ये, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं 50 है, 40 है, 60 है, 70 है। तो हम 50 टोटल वैल्यू, टोटल हमने पहले टोटल कर लिया कितना है। कई बार परसेंटेज का होता है, तो परसेंटेज वाले में नीचे टोटल 100 आ जाता है, तो हम डायरेक्ट 3.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड तो ये है कि वैल्यू जो दिया है वो बटे में टोटल वैल्यू इंटू 360, ऐसे करके आपको हर एक की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पाई डायग्राम में यानी कि एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल को बनाकर उसमें आप एंगल बनाते चले जाइए। ये बन गया, इसके बाद पेज को घुमाइए, फिर यहाँ पे एंगल बनाइए, फिर ये बन गया, फिर यहाँ एंगल बनाइए, ये बन गया, फिर ये बचा, लास्ट हो गया। तो इस तरीके से पाई डायग्राम आपका बन के तैयार हो जाता है। अब ये भी कई बार पेपर में आजकल आने लग गया है। अब देखिए हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम का मतलब है आयत चित्र, यानी कि हिस्टो बना है। अगर टेबल अलग अलग है, तो ये छोटा और मोटा पतला इसलिए हुआ है कि जैसे कि 40 से 60 का इकट्ठे दे रखा है, तो इसका भी ना ये ध्यान रखिए कि इसका हम बटे में डिवाइड करके हम उसको निकालते हैं। इसको डिटेल में भी कराऊंगा, तो क्योंकि टाइम 1 घंटे 18 मिनट हो चुके हैं, है ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिए, अगर इसी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को, बीच में जो जो पॉइंट्स है, इसको मिला दिया, तो एक तरीके से क्या बन गया, ये पॉलीगन बन गया, जिसको हम बहुमुख बहुभुज कहते हैं, यानी कि आवृत्ति बहुभुज हो गया। अगर मैं इसको मिटा दूं, तो विदाउट हिस्टोग्राम वो बहुभुज हो गया। इसके ऊपर अगर मैं लेस देन ओजेव एंड मोर देन ओजेव, है ना, ये कैसे हम करेंगे कि जैसे ये अगर मान लो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 है, तो वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और मोर देन जीरो अगर मैं कहूँगा कि कितने बच्चों के नंबर हैं मोर देन जीरो, तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। 10 मार्क्स से अबव वाले तो 0 to 10 वाले बैठेंगे, तो संख्या घटती चली जाएगी। तो ये ऐसे हो गया। इन दोनों के बीच में जो निकलता है ये मीडियन होता है। तो ये ध्यान रखिए कि इसकी खासियत है मीडियन की, कि ये ग्राफ से निकल जाता है। एवरेज देखा जाए, और अगर हम मोड को देखें, तो मोड भी हमारा ग्राफ से निकल जाता है। जैसे ये है, तो इसको ऐसे ऐसे करके हम इसके इसके मिड पॉइंट को ऐसे मिलाकर लास्ट में करके करते हैं, तो निकलता है ना। जो सबसे बड़ा जो बार डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग निकलता है वो, है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो वो नहीं निकलता है। तो ये देखिए आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। अब ये इस वाले का लास्ट टॉपिक है कि अरिथमेटिक लाइन ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो समय के आधार पे कालिक श्रृंखला हम इसको कहते हैं, है ना। जैसे देखिए 2010 का, 11 का, 12 का, 13 का, ऐसे करके अगर मैं डाटा लिखने जाऊं, ऐसे करके मैं फॉरेन फंड को लेने लग जाऊं, गोल्ड रिजर्व लेने लग जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा, कालिक श्रृंखला। हम इसको कहेंगे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ कहलाता है ये, है ना। इसको टाइम सीरीज कहते हैं। टाइम सीरीज का मतलब हुआ
जो कि रिलेटेड विथ टाइम है, टाइम के साथ चल रहा है ना। और एग्जाम्पल दे दीजिए, जब भी आपको इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी दिक्कत आए वहाँ आप एग्जाम्पल दीजिए। अब देखिए, आरेखी प्रस्तुतिकरण के गुण आ गए। जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ दोबारा ये चीज़ें आ रही हैं, है ना, तो इसको आप समझिए। अब यहाँ पे ये नहीं मिला मुझे, है ना, लेकिन हाँ यहाँ टाइम सीरीज। अब देखिए क्वेश्चन वही है जो दोबारा बता चुका हूँ कि आरेखीय प्रस्तुतिकरण के गुण क्या हैं, है ना, जैसे सरल है, शीघ्र है। ये सब आंसर आप नहीं आता तब भी बनाकर लिखेंगे, ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं। बस आप शब्दों को समझिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गुण, दोष, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशन, ये सब लिखे जाते हैं। अब जैसे इसके दोष पूछे जा रहे हैं तो केवल तुलना के लिए उपयोगी है ना, सीमित जानकारी मिलती है, आसानी से गलत व्याख्या की जाती है। तो ये सब आपने इसके क्या बताए, कमी बता दी, है ना। मैंने कोशिश की है कि, हालांकि कोशिश तो मैंने कहा ना, शुरुआत तो ये सोचकर की थी कि मैं दोनों ही पार्ट को कर पाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट आपके रिवीजन कराने की कोशिश की है कि इस पार्ट ए जो है आपका इकोनॉमिक्स का, है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही हो गया होगा। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। किसी तरह का भी डाउट हो तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पार्ट 1 जो है ये आपका ये तैयार हो गया। लगभग मैं कोशिश करूँगा कि आज ये कल आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट डे ही मैं पार्ट 2 यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको भी लाने की कोशिश करूँगा। तो आप बिल्कुल ही नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे ताकि आपको सही समय पे वीडियो मेरे अवेलेबल हो सके। और मैंने आप सबकी जिद पे कोशिश की है कि जो सपोर्ट मटेरियल आप तक पहुंचाने की, एक्सप्लेन करने की, जितना मुझसे पार लगता है मैं कोशिश करता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। फिर से नवरात्रि की जय माता दी आप सभी को, और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट डे आपको अगले वीडियो के साथ भी आऊँगा, क्योंकि ये पार्ट 1 में ही 1 घंटे से ऊपर लग चुका है, और मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एडिट करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैं अगला वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। और शायद मैं इसको सपोर्ट मटेरियल मेरे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अगर मेरी पहले से प्रिपरेशन होती तो मैं उसको रखता, तो मैं जो ज़्यादा और मुझे ढूंढना नहीं पड़ता ऑलरेडी कि किस पेज पे क्या है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पहल पसंद आई होगी। आप अपने हिसाब से, मैंने केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड तो बताया ही है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि पूरे पूरे बेस को समझने की, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। और इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया की तरफ से, चैनल की तरफ से, आप सभी को रामनवमी, ये क्या कहते हैं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जिस तरह पिछला वीडियो आपने बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया था, उम्मीद है आप ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। उम्मीद है आपको मेरी ये पहल पसंद आई होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, पेपरों से पहले तक, क्योंकि मेरे ये जो वीडियोज़ होते हैं एग्ज़ाम स्पेशल होते हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम तक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, बाकी बच्चे डेप्थ में तो कम ही बाद में देखते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से पहले ये सभी बच्चों तक पहुंच पाए। सभी टीचर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। और यदि आपके कोई भी वैल्यूएबल सजेशंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं धीरे धीरे अपने आप को और भी कोशिश कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। एडिट नहीं कर पा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हों, लेकिन उसके लिए सॉरी आप सभी को। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम टाइम में आपको सारी की सारी मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने रखूं। आप पेपर में, एग्ज़ाम से निकलने से पहले ज़रूर वीडियो देख कर जाइए। पेपर को साफ सुथरा कीजिए, जो भी कंपेयर है ऐसे 2 हिस्सों में करके कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके वर्ड को समझकर, शब्दों के मीनिंग के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो पेपर बिल्कुल मत छोड़िए, पहले इजी क्वेश्चंस करिए, सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए और अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।